हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, आज का जो पहला अपना टॉपिक है वो है रुधिर परिवहन तंत्र। रुधिर का जो परिसंचरण होता है शरीर में वो किस तरह से होता है और उससे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं इसमें हम देखेंगे। और इसके पहले जो हमने वीडियोस बनाए हैं फ्रेंड्स वो भी देख लें आप। इसके साथ साथ केमिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, उन सारे का जो पॉइंटर घटना चक्र है इसको आप पढ़ सकते हैं। और डेफिनेटली मेरा विश्वास है कि ये आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। रक्त होता है, रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक वो ऊतक होते हैं जो शरीर के जो भी पार्ट्स हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं, संयोग करने का काम करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जो रक्त है वो एक क्या है? संयोजी ऊतक है। होमोग्लोबिन जो है वो क्या है? मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है, एक रंजक है जो कि ब्लड को कलर प्रदान करता है। जो हमारा रक्त है उसको रंजक करता है, उसके रंग को लाल करता है, वो होता है हीमोग्लोबिन। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रुधिर वर्णिका का मतलब यहाँ पर क्या है? हीमोग्लोबिन से ही है। तो इससे संबंधित ये 4 कथन दिए गए हैं और उनमें से फिर इंडिकेट करना है कि कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। तो इसमें हमें सत्य वाले इंडिकेट करना है। इसमें लोहा होता है, बिल्कुल। हीमो में देखिए जो हीम होता है, ये बिल्कुल लोहे को ही बताता है। ग्लोबिन इसमें एक प्रोटीन होती है। तो ये जो होता है लाल रंग प्रदान करता है, बिल्कुल हीमोग्लोबिन लाल रंग प्रदान करता है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ये रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है। अगला कथन है यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। बिल्कुल, ये रक्त में ऑक्सीजन का वाहक भी है। हीमोग्लोबिन के बारे में कथन दिए गए हैं और उन पर विचार करना है और फिर बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। तो ये देखिए उसी तरह का है प्रश्न और ये डबल टाइम पूछा गया है, तो सेम प्रश्न इसमें से रिपीट किया गया है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। इसका जो मुख्य काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन है। ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाने का काम हीमोग्लोबिन करता है। वह प्राणी जिसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन विलय हो जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन एक प्रकार से विलुप्त हो जाता है, वो कौन सा प्राणी है? केचुआ। केचुए का जो ब्लड होता है वो रंगहीन दिखाई देता है, उसमें से कलर नहीं होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन जो है उसका विलय हो जाता है। रक्त में लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लाल रक्त कणिकाएं मतलब कि आरबीसी का रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो हमारी लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनका रंग लाल होता है। रक्त का शरीर में जो कार्य है वो सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना है। मनुष्य का औसत रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है? वो होता है 120/80। तो देखिए यहाँ पर ये जो 80 है ये शिथिलन वाला होता है और ये 120 जो है इसका हाई वाला होता है। तो इस प्रकार से स्वस्थ मनुष्य में जो ये जो रक्त का जो दाब है जिसे हम सिस्टोलिक भी कहते हैं, सिस्टोलिक और डाइस्टोलिक। तो सिस्टोलिक और डाइस्टोलिक। तो सिस्टोलिक का मतलब यहाँ पर जो है ये 120 और यहाँ पर डायस्टोलिक जो है ये होता है 80। अब ये 80 और 120 क्या है? इसको मापा जाता है 120 mm मतलब मिलीमीटर और Hg। यहाँ पे Hg है ये क्या है? पारे को इंडिकेट करता है। रक्त दाब का मापक यंत्र, रक्त मतलब जो रक्त दाब है वो किससे मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्त दाब का मापक यंत्र है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इस उल्लेख में Hg क्या है? Hg पारा या मरकरी होता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका जो रक्तचाप है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? तो वृद्ध होने पर किसी भी व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाता है। नीचे देखिए रक्तदाब दिए गए हैं और यहाँ पर उनकी माप या उनका मान दिया गया है और हमें बताना है कि कौन सा सामान्य रक्तदाब है। तो देखिए श्रीमती एक्स का है 90/60, श्री एक्स का है 160/120 और श्री वाई का है 120/80 और श्रीमती वाई का है 140/100। तो यहाँ पर जब जिसका सही है रक्तदाब वो कौन है? श्री वाई 120/80।
हमारे शरीर में रक्त दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होता है। अगर वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होता और हमारे शरीर के रक्त का जो वो है वो कम होता, तो कभी भी अगर चोट लगती तो हमारे शरीर से ब्लड बाहर नहीं निकलता। हमारे शरीर से ब्लड बाहर इसीलिए निकलता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड भरा है उसका जो प्रेशर है वो बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक है, इसलिए वो ब्लड निकलने लगता है। और जैसे जैसे देखिए हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं और जो वायुमंडलीय दाब है वो कम होता जाता है, तो हमारे जो शरीर का अंदर का जो दाब है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। इसी स्थिति में कभी कभी जिन लोगों की स्थिति मतलब नॉर्मल नहीं होती है, जिनका फिजिकल स्टेटस नॉर्मल नहीं होता है, ऊंचाई पर जाने पर उनके नाक से ब्लड निकलने लगता है। वह रक्त वर्ग जो सार्वत्रिक दाता मतलब यूनिवर्सल डोनर है वो कौन है? ओ सभी को ब्लड दे सकता है। यहाँ पर देखिए अभिकथन और कारण दिए हुए हैं। अभिकथन कह रहा है ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, और कारण दिया है रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता है एवं इसलिए अन्य किसी समूह से के साथ वो गुच्छ नहीं बनाता है, या फिर कहें कि वो समूहन नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए ए बी सर्वग्राही है मतलब सार्वभौमिक प्राप्त करता है, ये अभिकथन तो सही है, लेकिन यहाँ पर ये जो कारण है ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ए बी होता है उसमें से जो एंटीजन होते हैं वो एंटीजन दोनों होते हैं, बल्कि एंटीबॉडी इसमें नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि रक्त समूहन ए में एंटीजन नहीं होते हैं, ये गलत बात है। एंटीजन दोनों होते हैं और एंटीबॉडी उसमें नहीं होते हैं। किसी भी रक्त समूह में उसका जो नामकरण होता है वो एंटीजन के हिसाब से होता है। जैसे कि अगर कोई भी रक्त समूह ए है इसका मतलब उसमें एंटीजन ए होगा, अगर बी है तो एंटीजन बी होगा, अगर ए बी है तो इसका मतलब कि एंटीजन ए बी होगा। और यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी एंटीजन नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं है, उसमें ए बी एंटीजन होता है, एंटीबॉडी उसमें नहीं होते हैं। और जो एंटीजन होता है एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी होती है, मतलब कि एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी बी होगी उसमें। वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका वर्ग हो, क्या हो? कोई भी हो। अगर कोई ए बी रक्त वाला व्यक्ति है, ए बी समूह वाला व्यक्ति है, तो वो किसी भी वर्ग वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है क्योंकि वो सर्वग्राही होता है। ए बी रक्त वाला व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त आदाता मतलब कि सर्वाधिक प्राप्तकर्ता बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ये देखिए एंटीबॉडी का अभाव होता है, एंटीजन दोनों होते हैं और एंटीबॉडी का अभाव होता है, इसलिए जो ब्लड क्या है कि क्लॉटिंग नहीं करता है। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान मतलब कि ब्लड चढ़ाने की बात करते हैं, सलाह देते हैं। उसके संबंधियों का जो रक्त समूह है वो इस प्रकार से है। तो यहाँ पर देखिए पत्नी का ओ है, भाई का ए बी है, पुत्र का ए है और यहाँ पर पुत्री का ओ है। तो देखिए वो व्यक्ति जो है उसका रक्त समूह क्या था? ए था। इसका मतलब वो सेम से तो ले ही सकता है, मतलब ए से ले सकता है, तो वो इसका मतलब ये इससे तो ले लेगा। इसके बाद ओ चूंकि सर्वदाता होता है तो ओ ब्लड ग्रुप किसी को भी दिया जा सकता है, तो इसको भी दिया जा सकता है, तो इसलिए ये पत्नी और पुत्र से भी ले सकता है। इस प्रकार ये 1, 3 और 4 विकल्प यहाँ पर क्या होंगे? सही होंगे। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, तो उसको कौन से ब्लड ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो अगर किसी को भी XYZ कोई भी व्यक्ति हो उसका अगर ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो उसको कौन सा ब्लड दिया जा सकता है? ओ समूह का, ओ निगेटिव समूह का उसको ब्लड दिया जा सकता है। यहाँ पर देखिए जो ओ निगेटिव है, निगेटिव जो है ये RH फैक्टर होता है। यहाँ पर देखिए अगले प्रश्न का उसी तरह से है, और ये देखिए RH निगेटिव, RH ये निगेटिव जो है, RH एक रीसस नाम के बंदर पे खोजा गया था ये फैक्टर, इसलिए इसको RH फैक्टर कहते हैं। और RH फैक्टर दो तरह के पॉजिटिव या निगेटिव हो सकते हैं। तो जिसमें
RH फैक्टर नहीं होता है उसे निगेटिव कहते हैं, जिसमें होता है उसको पॉजिटिव कहते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? खोज की थी कार्डलैंड स्टीनर। तो कार्डलैंड स्टीनर जो है, इन्होंने रक्त को समूह में बांट दिया था। तो रक्त समूह की खोज कार्डलैंड स्टीनर ने की थी। RH फैक्टर या RH कारक का नाम संबंधित है बंदर से, है ना, रीसस नाम का बंदर, जिससे कि RH फैक्टर लिया गया था। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष बाद उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त AB पॉजिटिव है और दूसरे का O निगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A है या A पॉजिटिव है, दूसरे का B पॉजिटिव है और तीसरे का O पॉजिटिव है। तो यहाँ पर गोद लिए हुए व्यक्ति का रक्त वर्ग या गोद लिए हुआ जो बच्चा है उसका रक्त समूह क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जो पति पत्नी है उनका ऐसा है कि एक का AB है और दूसरे का क्या है? O है। अब इनसे जो बच्चे होंगे उनका जो होगा फ्रेंड्स रक्त समूह, वो क्या हो सकता है? वो सिर्फ हो सकता है A और हो सकता है B, लेकिन O नहीं हो सकता है। तो जो गोद लिया गया बच्चा है वो क्या होगा? O ग्रुप का होगा। तो इस प्रकार से इसका मतलब ये हुआ कि AB और O, अगर ये दंपतियों का किसी का भी ब्लड ग्रुप है तो उनके जो बच्चे हो सकते हैं वो किसके होंगे? या तो A के होंगे या तो B ग्रुप के होंगे, लेकिन O के नहीं हो सकते हैं। तो जो बच्चा लिया गया था गोद उसका O यहाँ पर हो जाएगा ब्लड ग्रुप। यदि एक पिता का रक्त समूह A है और माता का है O है, तो इनके जो बच्चे हैं वो किसके हो सकते हैं? O के हो सकते हैं या फिर A के हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन O का है, तो O हो सकता है। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH मान कितना होता है? pH मान किसी भी व्यक्ति के रक्त का 7.35 से 7.45 हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लड होता है उसकी प्रकृति थोड़ा सा क्षारीय होती है। रक्त का pH मान 7.4 होता है, अर्थात ये थोड़ा सा क्षारीय होता है। प्रतिजन, एंटीजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड अर्थात एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। तो अभी देखिए हमने चर्चा की थी कि अगर एंटीजन A है तो एंटीबॉडी वहाँ पर B होगी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंटीजन है एंटीबॉडी को उत्पन्न करने के लिए उत्प्रेरित करने का काम करता है, उद्दीपित करने का काम करता है। एंटीजन की मूल विशेषता वही है। देखिए एंटीजन क्या करता है कि वे प्रतिरक्षियों अर्थात एंटीबॉडी को जनरेट करने का काम करता है या फिर उसको उत्प्रेरित करता है। शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा कौन करता है? ये करता है WBC। तो जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं ये शरीर में रक्षा का काम करती हैं। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, अर्थात वही WBC या फिर सफेद रक्त कण। रुधिर में प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है लिम्फोसाइट द्वारा। देखिए रुधिर में जो प्लाज्मा है तो रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो पैदा होती हैं वो किसमें से? लिम्फोसाइट द्वारा पैदा होती हैं या उससे निर्मित होती हैं। प्रतिरक्षा मतलब कि असंक्रामकता का सर्वाधिक संबंध है लिम्फोसाइट से। ये जो लिम्फोसाइट है यही हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा प्रणाली डेवलप करती हैं। अगर हमारा ये लिम्फोसाइट्स हैं अगर ये खत्म हो जाएं तो हम बहुत ही जल्दी बीमार होने लगेंगे। जैसे जो एड्स रोग होता है वो एड्स का जो विषाणु होता है वो क्या करता है? सीधे सीधे लिम्फोसाइट्स को मारने लगता है। तो जैसे वो लिम्फोसाइट्स को खत्म करने लगता है तो व्यक्ति को किसी न किसी तरह के रोग क्या है उसको पकड़ते रहते हैं, क्योंकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो लिम्फोसाइट्स प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मानव रक्त की श्यानता का कारण, मानव रक्त में जो श्यानता मतलब गाढ़ापन है वो क्यों है? रक्त में प्रोटीन के कारण। तो रक्त में प्रोटीन से मनुष्य के रक्त की श्यानता होती है। मानव में श्वेत रक्त कण WBC का व्यास कितना होता है? वो होता है 0.007 मिलीमीटर। ये होता है WBC का व्यास। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को
रोग विज्ञान में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ल्यूकेमिया। देखिए, अगर शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाएं ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएं तो उसे कहते हैं हम ब्लड का कैंसर, और इसे ही विज्ञान की भाषा में या फिर रोग विज्ञान में क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं कहाँ पे, अस्थि मज्जा। जो हमारा बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा होता है, यहीं पर लाल रुधिर कणिकाएं बनती हैं। WBC का बनना और RBC का विनाश होना ये कहाँ पे है, प्लीहा में। मतलब ये हुआ कि प्लीहा जो होती है ये WBC का निर्माण करती है और RBC का यहाँ पर विनाश होता है। RBC यहाँ पर मतलब कि डिस्ट्रॉय होती हैं। रक्त ग्लूकोज स्तर समानतः व्यक्त किया जाता है, ये किसमें व्यक्त किया जाता है, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। मतलब कि जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा है उसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के माध्यम से। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं हृदय धमनियां। मतलब कि हमारा जो हृदय है वो भी एक ऑर्गन है, उसको भी ब्लड चाहिए, तो उसको जो ब्लड मिलता है उसको वो मिलता है हृदय धमनियों से। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है थ्रोम्बिन। मतलब कि जो थ्रोम्बिन होता है ये रक्त के जमने में बहुत ही सहायक होता है। वह शारीरिक प्रक्रम जिसमें थ्रोम्बिन का संबंध किससे, रक्त के जमने से। रक्त के जमने में थ्रोम्बिन बहुत ही सहायक होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, 90%। प्लाज्मा में जल जो होता है वो 90% होता है, बाकी कुछ प्रोटीन्स होती हैं उसमें। किसी समान व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में सही कथन ऐसे हैं कि रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। बिंबाणु मतलब प्लेटलेट्स। तो किसी भी रक्त में प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है किससे, WBC से। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है इसका सही क्रम क्या है, देखिए, रक्त के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा और ऊतक के द्वारा। तो सबसे पहले क्या है कि जो ऑक्सीजन है हमारे नाक से जैसे हमने ऑक्सीजन ली तो सबसे पहले कहाँ जाएगी, फेफड़े में। इसका मतलब ये हुआ कि फुफ्फुस में जाएगी, ठीक है। फुफ्फुस में जाने के बाद क्या होगा कि ब्लड का एक सर्कुलेशन जो है वो हृदय से फेफड़े में आता है। तो फेफड़े में जो ब्लड का सर्कुलेशन आता है उसी ब्लड में ऑक्सीजन वाला जो है मैटर, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो उसमें मिल जाती है। तो फुफ्फुस से किस में जाएगी ऑक्सीजन, ब्लड में चली जाएगी। फिर इसके बाद में वो ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे ऊतकों में जाएगा। इसका मतलब तीसरा नंबर में ऊतकों में जाएगा। ऊतकों के बाद में फिर वो कोशिकाओं में जाएगा और कोशिकाओं में फिर अंदर वो किस में जाएगा, माइटोकांड्रिया में जाएगा। और फिर उसी माइटोकांड्रिया में वो ऑक्सीजन जो है वो जारण का काम होगा और वहाँ से ऊर्जा बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले फुफ्फुस फेफड़े में जाएगी, फिर रक्त में जाएगी और फिर ऊतक में इस प्रकार से जाएगी। तो हमारा यहाँ पे जो क्रम सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 1 3 सही हो जाएगा। अब देखिए अगला यहाँ पे अपना टॉपिक है पाचन है। थोड़े से कुछ चीज़ें और हैं इधर, उनको भी देख लेते हैं पहले, फिर पाचन पढ़ते हैं। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वसन दर में क्या परिवर्तन होता है। अगर ऑक्सीजन में ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो श्वसन दर बढ़ जाती है, हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। जैसे कि आप दौड़ते हैं तो दौड़ने में क्या होता है कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कैसे पैदा होती है, जब हमारी कोशिकाओं के अंदर जो माइटोकांड्रिया है वो ऊर्जा पैदा करती है ATP के रूप में, और ऊर्जा पैदा करने के लिए उसे जारण की आवश्यकता होती है। तो ग्लूकोज का जारण ऑक्सीजन से होता है। तो जैसे जब ऑक्सीजन का जारण मतलब ऑक्सीजन से जारण होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन की खपत हो रही है। और ऑक्सीजन की खपत हो रही है ज़्यादा अगर शरीर में, तो हमें बाहर से ऑक्सीजन चाहिए, और बाहर से ऑक्सीजन हमें तब मिलेगी जब हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे। तो इस प्रकार से अगर अंदर रक्त में ऑक्सीजन की कमी है तो हम सांस जल्दी जल्दी लेंगे तो श्वसन दर बढ़ जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मुख्यतः प्रभावित करती है रक्त की ऑक्सीजन की वहन क्षमता को। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है, ये अगर हमारे आसपास है और श्वसन में अगर हम इसको ले रहे हैं तो ये ऑक्सीजन को निगलेक्ट कर देती है, O2 की। O2 को ऐसे ये निगलेक्ट कर देती है कि हमारा जो ब्लड होता है ये
CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति बहुत ही सैकड़ों गुना ज़्यादा आकर्षित होता है और ये O2 की जगह CO को अपने साथ में अंदर वहन के लिए ले जाता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी वहाँ पर हो जाती है। कथन और कारक दिए हुए हैं। कथन कह रहा है कि कटे स्थानों में रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। कारण यहाँ पर दिया है, रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयन की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। तब यहाँ पर देखिए कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए अगर कटे हुए जैसे कहीं पर अगर थोड़ा सा लग जाता है तो वहाँ पर फिटकरी लगाई जाती है ब्लड को बंद करने के लिए। आपने देखा होगा कि जब भी जो बार्बर होते हैं बाल काटने वाले, अगर कहीं पे थोड़ा सा लग जाता है किसी के भी, तो वो क्या करते हैं, वो फिटकरी वहाँ पे लगा देते हैं। तो बिल्कुल ये बात तो ठीक हो गई। अब फिटकरी काम क्या करती है, देखिए चूंकि रक्त क्या है, एक कोलाइडी निकाय है, हमने शुरू में पढ़ा कि एक कोलाइडी विलयन है एक प्रकार से और संयोजी ऊतक है। तो ये कोलाइडी निकाय की जो चूंकि है ये, और इसमें जो ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं वो फिटकरी के एल्यूमिनियम आयन से स्कंदित हो जाते हैं। और जो अपनी जो फिटकरी है वो क्या है, स्कंदन का काम करती है। स्कंदन में जैसे ये जब पानी को भी शुद्ध करती है तो किस तरह करती है, स्कंदन से, ऐसे ये ब्लड को क्या करती है, स्कंदित कर देती है। तो इसलिए ब्लड निकलना बंद हो जाता है। एक ऐसा कृत्रिम रक्त जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को, मतलब किसी भी मरीज को वो बिना विकार के दिया जा सकता है, ये किसने बनाया था, ये बनाया था ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने। मतलब कि ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक ब्लड बनाया था कृत्रिम ब्लड। वैसे तो देखिए ब्लड जो है पूरी तरह जो हमारा रियल ब्लड है उसको कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन इसका ही वो कुछ दूसरी तरह से बनाए थे जिसको थोड़ा सा उपयोग किया जा सकता है। तो ये कहाँ के वैज्ञानिकों ने बनाया था, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने बनाया था। अगला यहाँ पर हमारा टॉपिक है पाचन तथा उत्सर्जन। तो पाचन और उत्सर्जन को थोड़ा सा पढ़ते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में अधिकांश भाग संपन्न होता है। वैसे पाचन की जो प्रक्रिया है हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। जैसे ही हम मुंह में भोजन को चबाना शुरू करते हैं, भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। लार सहयोगी है किसके लिए, स्टार्च के पाचन में। स्टार्च जो है वो लार के मिलने पर पचना शुरू हो जाता है। मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मानव का जो वृक्क है, किडनी है, वो कौन कौन से कार्य करता है। पहला इसमें दिया है, वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है। देखिए मतलब कि अगर ब्लड किडनी में छन जाता है तो छनने के बाद क्या होता है, वो जो शुद्ध ब्लड होता है वो वापस चला जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय सिरा में रक्त वापस भेज दिया जाता है। बिल्कुल देखिए जो बोमन संपुट होता है उसके अंदर छोटी छोटी नलिकाओं वाला जो क्षेत्र होता है बोमन संपुट, यहाँ से क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है इसको अवशोषित करके इसको पुनः रक्त में क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, इसको कहते हैं डायलिसिस। मतलब कि जो मनुष्य के शरीर में ब्लड का जो छनना है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस। डायलिसिस प्रक्रिया कृत्रिम रूप से भी की जा सकती है। अगर हमारी किडनी काम करना बंद कर देती हैं तब व्यक्ति को डायलिसिस प्रक्रिया कृत्रिम रूप से करानी पड़ती है जिससे कि वो ब्लड को शुद्ध करते हैं कृत्रिम रूप से। सत्य कथन क्या है कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ये बात बिल्कुल सही है। डायलिसिस संबंधित है वृक्क से, डायलिसिस मतलब कि ब्लड के छनने की प्रक्रिया। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दे के द्वारा। मतलब कि गुर्दा जो है यानी कि जो किडनी है, वृक्क है, ये क्या करता है कि यूरिया को ब्लड से अलग कर लेता है। वृक्क में औसत रक्त प्रवाह कितना होता है, ये होता है 1200 सीसी प्रति मिनट। 1200 सीसी ब्लड रक्त में 1 मिनट रक्त जो है वो किडनी से 1 मिनट में प्रवाहित होता है। अपोहक
जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वो है ब्रक। मतलब कि जो ब्रक छनने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पे हो रही है, ब्रक में हो रही है। जब ब्रक कार्य करना बंद कर देते हैं तो जमा होता है, क्या जमा होता है, रक्त में नाइट्रोजन। मतलब कि अगर हमारा ब्लड जो है अगर वो किडनी द्वारा न छाना जाए तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा उपस्थित हो जाएगी और इससे हमारे जो ब्लड की क्वालिटी है वो गिर जाएगी। तो फ्रेंड्स अभी इस वीडियो में इतना ही लेते हैं, इसके बाकी का जो कंटेंट है वो आगे वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते रहिए इस चैनल को, और अगर इस चैनल पे नए हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यदि ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, इनसे आपको जानकारी मिलती है, तो वीडियो को लाइक अवश्य किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।